रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अखंड रूस की बात सुनाई देने लगी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं, यानी सालों पहले जो हिस्से देश से अलग हो गए थे उन्हें फिर से अपने में मिलाने की सोच। लेकिन फिर हमें सोचना होगा कि इतिहास में हम कितना पीछे जाना चाहते हैं। क्या हम आज़ादी के कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं या मौर्य काल की? इस बहस का कोई अंत नहीं है। पर जिस अखंड रूस की बात आजकल हो रही है उसे पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था। और आज के वीडियो में हम आपको सोवियत यूनियन के विघटन का पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। सोवियत संघ के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि रूस की क्रांति 1917 में शुरू हुई थी, जिसके बाद रूस से जार के शासन का खात्मा हो गया। रूस की उस क्रांति के हीरो लेनिन थे। रूस की क्रांति का पूरा इतिहास आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। रूस की क्रांति के बाद 1922 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का गठन हुआ, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। उस समय पूरी दुनिया में अगर कोई देश अमेरिका को चुनौती दे सकता था तो वो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स के इस गुट में 15 देश थे और मॉस्को इसकी राजधानी था। इन 15 देशों में रूस सबसे बड़ा देश था और बाकी छोटे छोटे देश थे जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और बेलारूस आदि। इन 15 देशों में एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। रूसी क्रांति के बाद रूस की कमान लेनिन के हाथ में थी। उस वक्त लगा था जैसे रूस में तानाशाही का अंत हो गया है और लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। लेकिन लेनिन के बाद जब स्टालिन ने सत्ता संभाली तो एक बार फिर से सोवियत संघ पर एक तानाशाह का अधिकार हो गया। स्टालिन के आने के बाद सारे फैसले एक ही पार्टी लिया करती थी। 15 देशों में रूस के हाथों में सारी शक्ति थी और रूस में भी सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी। स्टालिन के समय में प्रेस की आज़ादी को पूरी तरह से छीन लिया गया। जो भी स्टालिन के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता उसे गुलग भेज दिया जाता था। गुलग वो जगह थी जहां लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। लाखों लोगों को गुलग में भेजकर मारा जाने लगा। स्टालिन की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्टालिन ने हिटलर से भी ज़्यादा लोगों की जान ली थी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सोवियत की सत्ता निकिता क्रुश्चेव के हाथों में आ गई। निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत यूनियन में बहुत सुधार किए और स्टालिन के क्रूर शासन से अलग एक अच्छा शासन देने की कोशिश की। पर इससे पहले कि निकिता क्रुश्चेव कुछ बहुत अच्छा कर पाते, अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। सोवियत किसी भी क्षेत्र में अमेरिका से पिछड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए अमेरिका और रूस में स्पेस और हथियारों की जबरदस्त जंग छिड़ गई। सोवियत ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 नाम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजकर स्पेस की रेस में बढ़त हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह हथियारों की रेस में भी सोवियत अमेरिका से पिछड़ना नहीं चाहता था। सोवियत ने सारा पैसा और मैन पावर का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने में किया। साथ ही सोवियत में कम्युनिज्म की वजह से बाहर की कंपनीज सोवियत में नहीं आ पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका एक ओपन इकोनॉमी थी जिससे उनकी इकोनॉमी तेजी से फल फूल रही थी। तरक्की को बढ़ाने के लिए सोवियत ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और आबादी के एक बड़े हिस्से को उद्योग और कृषि में लगाया। पर इन सब के बावजूद भी 1980 तक सोवियत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से आधी रह गई थी। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की तो अमेरिका ने इसका मुकाबला करने के लिए वहां मुजाहिदीनों की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान सोवियत के बीच जंग चलती रही। इसके बाद 1989 में सोवियत को अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। 2021 में अमेरिका को भी अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा, जिसके कुछ हफ्ते बाद ही वहां पर फिर से तालिबान का राज हो गया। क्यों अफगानिस्तान को जीतना इतनी बड़ी महाशक्तियों के लिए भी संभव नहीं हो सका, उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अफगानिस्तान में सोवियत ने जो लड़ाई लड़ी उसने सोवियत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, जिससे वहाँ के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। 1985 में एक ऐसे नेता को
कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया, जो असल में लोगों की परवाह करता था। उस नेता का नाम था मिखाइल गोर्बचेव। मिखाइल गोर्बचेव ने मुख्य रूप से 2 नीतियों को लागू किया, जो कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका थी। ग्लासनोस्ट नीति का मतलब ओपननेस और आज़ादी से था, जिसमें लोगों को हर तरह की किताबें पढ़ने की आज़ादी दी गई, जिनमें बैंड किताबें भी शामिल थी। प्रेस को बोलने और सरकार की आलोचना करने की आज़ादी मिल गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी आज़ाद कर दिया गया और अब चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज भी हिस्सा ले सकती थी। फेयर इलेक्शन का मतलब था कि सोवियत अब डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन डेमोक्रेसी में जब हर किसी को बोलने की आज़ादी मिलती है तो कई बार उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। दूसरी नीति थी पेरेस्ट्रोइका। इसके तहत सोवियत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। मिखाइल गोर्बचेव से पहले सोवियत की इकोनॉमी पर सरकार का नियंत्रण था और सोवियत की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। मिखाइल चाहते थे कि इकोनॉमी पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के समय में वर्कर्स अपनी किसी भी मांग को लेकर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। गोर्बचेव ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक करने की आज़ादी दी। साथ ही गोर्बचेव ने सोवियत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया। सन 1989 में अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने का फैसला भी गोर्बचेव का ही था, क्योंकि सोवियत को वहां बहुत नुकसान हो चुका था। इसके अलावा वर्सा पैक्ट के तहत जिन देशों में सोवियत की सेनाएं थी उन्हें भी वापस बुला लिया गया। दोस्तों, वर्सा सोवियत की तरफ से बनाया गया एक संगठन था, जो कि नाटो का जवाब देने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जब कुछ देशों को अपने साथ मिलाकर नाटो की स्थापना की, तो सोवियत ने भी उसका जवाब देने के लिए अपने सहयोगियों का एक संगठन वर्सा बनाया। अगर आप नाटो के इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोर्बचेव ने पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंधों की वकालत की और खासकर अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की दिशा में काम करना शुरू किया। गोर्बचेव के इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव दिखने से पहले ही बहुत से लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी पार्टी के नेता, जो लंबे समय से कम्युनिज्म की विचारधारा को फॉलो करते आ रहे थे, उन्हें गोर्बचेव की इन नीतियों से परेशानी होने लगी। वहीं दूसरी ओर जिन देशों में सोवियत अपने प्रभाव से सरकारें चला रहा था, वहां भी सोवियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी थी, क्योंकि अब वहां के लोगों और प्रेस को बोलने की आज़ादी मिल गई थी। इसलिए क्रांति की आग जगह जगह भड़कने लगी थी। 1989 में पोलैंड में क्रांति की शुरुआत हो गई और उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार को मजबूर किया कि वो वहाँ सही तरीके से इलेक्शन करवाएं। जिसके बाद पोलैंड में इलेक्शन हुए और क्रांति करने वाले नॉन कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस को सफलता मिली। इसके बाद तो हर उस देश ने सोवियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी जो सोवियत के प्रभाव में थे। पोलैंड के बाद बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया, जिसके बाद चेकोस्लोवाकिया में भी क्रांति शुरू हो गई और वहाँ भी कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद हंगरी, यूगोस्लाविया, अल्बानिया और बुल्गारिया ने भी कम्युनिस्ट सरकारों को उखाड़ फेंका। जिसके बाद 1991 तक जर्मनी भी पूरी तरह आज़ाद होकर एक देश बन गया था। अब बारी उन 15 देशों की थी जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इस कड़ी में सबसे पहले सामने आए बाल्टिक देश, जिनमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया शामिल थे। क्योंकि इन देशों को सोवियत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने कब्जे में लिया था, इसलिए इन देशों ने सोवियत से अलग होकर आज़ादी की घोषणा कर दी। ये सब देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स बुरी तरह से बौखला गए और उन्होंने मिखाइल गोर्बचेव का तख्ता पलट करने की कोशिश की। मिखाइल गोर्बचेव को 18 अगस्त 1991 को गिरफ्तार कर हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, लेकिन तख्ता पलट की ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि इस तख्ता पलट की उस तरीके से तैयारी ही नहीं की गई थी। इसके बाद मिखाइल गोर्बचेव ने फिर से सोवियत की कमान संभाली, लेकिन अब सोवियत के टूटने का रास्ता और भी साफ हो गया था। 8 दिसंबर को मिखाइल गोर्बचेव ने बेलारूस और यूक्रेन की आज़ादी के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके कुछ हफ्ते बाद बाकी बचे हुए सभी देशों ने भी सोवियत से आज़ादी की घोषणा कर दी। इस तरह यूएसएसआर का विघटन हो चुका था और 25 दिसंबर को मिखाइल गोर्बचेव ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मिखाइल गोर्बचेव को देश छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। गोर्बचेव के बाद बोरिस येल्टसिन राष्ट्रपति बने और उनके बाद पुतिन ने 1999 में रूस की कमान संभाली, जो आज तक रूस की सत्ता पर काबिज हैं। इस तरह 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और रूस के यूक्रेन पर हमले से
ऐसा लगता है कि रूस फिर से अखंड सोवियत बनाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि रूस के नज़रिए से देखें तो रूस नाटो के बढ़ते हुए देशों की संख्या से परेशान भी है और वो नहीं चाहता कि उसकी सीमा से लगे देश नाटो के सदस्य बन जाएं। हाल ही में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है कि अगर वो नाटो के सदस्य बने तो वो यूक्रेन की तरह से उन पर भी हमला कर देगा। दोस्तों, आखिर ये नाटो है क्या? इसका इतिहास आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।